हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी एमटीएस की जो एग्ज़ाम होने वाली है अप्रैल में, उसके लिए जो है हम लोगों ने जो है प्रीवियस ईयर का सेट सीरीज जो स्टार्ट किया है। इसके तहत यह 7वां सेट है और इसमें आप देख भी चुके होंगे कि इसके कितने सारे प्रश्न जो है रिपीटेड हैं और जो हम लोग एक्सप्लेन किया जा रहा है हम लोगों के माध्यम से। तो यह जो है एक्सप्लेन इस प्रकार किया जा रहा है कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में आपकी मदद करें, और ये भी हो भी रहा है। आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने किसी क्वेश्चन के फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आगे वाले प्रश्न में वह डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए यह बहुत ही लाभकारी है आप लोगों के लिए। आप इसमें बड़ी संख्या में जुड़े और इस सीरीज का लाभ उठाएं। तो यह 7वां सेट है। आइए इस सेट के तहत जो है हम लोग जीके जीएस के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस सेट का प्रथम क्वेश्चन है, देखिए, केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार ई कर निर्धारण के लिए किन दो कार्डों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार सरकार ने इसकी घोषणा की थी केंद्रीय बजट के अनुसार कि इन दो कार्डों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र। तो इसके तहत जो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 2 हो गया, पैन कार्ड और आधार कार्ड। अर्थात पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए जो है जैसे सरकार का कहना था कि अगर आयकर रिटर्न भरना है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। और इसी कारण से जो है आज देखेंगे कि जो भी पैन कार्ड बन रहे हैं उसमें आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य बना दिया गया है। अगला प्रश्न है खादौर और बांगर डैश मिट्टी के प्रकार हैं। देखिए इस प्रश्न का हम जो है एक्सप्लेन पहले कर चुके हैं, अर्थात ये पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ यह देखिए पूछा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान दें और एक्सप्लेन जो किया जा रहा है उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि जो इस तरह के फैक्ट जो है हम लोग एक्सप्लेन में डाल रहे हैं जो कि क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए खादौर और बांगर मिट्टी के प्रकार हैं और यह जो है इसके ऑप्शन देखिए लाल है, लेटराइट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है। तो आप देखें तो खादर और जो बांगर मिट्टी है यह जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। फर्क यह होता है कि जो खादर होती है यह जो है नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है और बांगर जो होती है यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। लेकिन यह जो जलोढ़ मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, यह नदियों के लाए गए निक्षेप से यह निर्मित होती है, ठीक है। और यह काली मिट्टी देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो काली मिट्टी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं और यह जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन को देखें 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। इस से संबंधित जो है भी ये प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं और इसके एक्सप्लेन भी हम लोग कर चुके हैं। फिर भी यहाँ देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह किस अनुसूची से संबंधित है। तो यह 12वीं अनुसूची से संबंधित है और 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन नियम के तहत जो है इसे लागू किया गया और यह जो है आपको 1 जून 1993 से लागू हुआ। जो है 10वीं अनुसूची दल बदल नियम से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यह जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान संशोधन प्रथम के तहत जो इसे जोड़ा गया और इसके तहत जो है सरकार जो है संपत्ति संबंध में जो है अधिनियम बनाने के लिए अधिकृत हुई है। अगला प्रश्न है कि डैश एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के समय लगाया जाता है। ऑप्शन है आपका स्टाम्प ड्यूटी, शेयर और प्रतिभूति कर, स्टाम्प और प्रतिभूति कर, प्रतिभूति लेन देन कर। जब आप प्रत्यक्ष कर देखेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रकार है, जैसे आयकर, निगम कर, ये सब जो है देखेंगे, उपहार कर, तो उसमें भी आपको एक टैक्स और देखने को मिलेगा प्रतिभूति लेन देन कर। अर्थात यह जो है शेयरों की खरीद बिक्री से जो लाभ होता है उस पर यह टैक्स लगता है और यह जो है प्रत्यक्ष कर है। तो वहीं यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। तो यह जो आपका विकल्प 4 हो गया। और यह जो है जो प्रतिभूति जो बाजार जैसे स्टॉक एक्सचेंज है और प्रतिभूति से संबंधित जो भी लेन देन होती है इस पर जो है भारतीय संस्था सेबी, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सेबी जो है ये इसका नियंत्रण करती है, ठीक है। उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसे आपके लिए यूजफुल होगा। देखिए डैश है चीड़ जो है डैश का उदाहरण है, टेरी, डोफाइडा, एक बीजपत्री, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। यह जो है इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प 3, अर्थात जो चीड़ जो है आवृत बीजी का एक उदाहरण है। देखिए चीन जो है एक जिम्नोस्पर्म, जो चीड़ जो है इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ये जो है जिम्नोस्पर्म का एक उदाहरण है। शब्द जो जिम्नोस्पर्म होता है इसका अर्थ होता है नग्न बीज जो होता है, नग्न बीज होता है, ठीक है। तो यह जो है इसमें जो चीड़ होते हैं इसके जो बीज होते हैं उसमें 2 अलग अलग बीज होते हैं, बीज पैदा करते हैं। जैसे पुरुष मादा, जैसे पुरुष जो है माइक्रो स्पोर्स कहते हैं और मादा को जो है मेगा स्पोर्स करते हैं। तो इस प्रकार चीड़ जो है आवृत बीजी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि लाहौर के बाद शाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था।
ऑप्शन है आपका शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब और अकबर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 4 हो गया, औरंगजेब हो गया। लाहौर में के जो बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था 1671 से 1673 में, ठीक है। और यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मस्जिद है और यह औरंगजेब के द्वारा ही निर्मित किया गया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनाया है, जो जिसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। शाहजहां ने जो है दिल्ली के लाल किला, आगरा के ताजमहल को बनवाया है। हुमायूं ने जो है दिल्ली में एक जो है दिन पनाह नगर की स्थापना की थी और अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार इस सब को ध्यान रखें क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी की चर्चा हम एक्सप्लेन में ज़्यादातर करते हैं ताकि आपको जो है एक्स्ट्रा जो प्रश्न पूछे जाए आप उसे आप आसानी से हल कर पाएँ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है के द्वारा 2019 में पुरुषों की वरिष्ठ जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है बॉब हॉटेन, इगोर स्टिमक, सुखविंदर सिंह और रुस्तम अक्रमोव। तो इसका जो उत्तर है विकल्प 2 है इगोर स्टिमक जो है यह जो है मुख्य कोच है और सुनील छेत्री जो है भारतीय जो फुटबॉल टीम है उसके जो है यह कप्तान है। ये क्रोएशिया के हैं और ये 15 मई 2019 को जो यह पहली बार जो अपने कार्य का 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए थे और वर्तमान में भी जो है यह इगोर स्टिमक है, यही भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं। अगला प्रश्न है कि किस महल को डच पैलेस के नाम से जाना जाता है या जाने लगा? देखिए इस तरह का शब्दों का प्रयोग क्या है, इसको आप लोग इस तरह के प्रश्न को आप पढ़ें अच्छे से ताकि आसानी से समझ सकेंगे। देखिए मट्टनचेरी महल, हवा महल, मैसूर महल, लेह महल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प 1 हो गया मट्टनचेरी महल जो है यह जो है केरल के एर्नाकुलम में अवस्थित है। इसे जो है डच पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसे पुर्तगालियों द्वारा जो है कोची वंश के राजा वीरा केरल वर्मा के वर्तमान कार्य के रूप में 1545 यह जो है निर्माण किया गया था। 1545 ईस्वी के समय जो है निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प 1 हो गया। कहा जा रहा है कि उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है फागुन, भाद्र, चैत्र और वैशाख। तो इसे जो है चैत्र में मनाया जाता है। यह इसमें जो है बाघ नाच चित्र होता है। इसमें क्या होता है कि पुरुष नर्तक जो है बाघ का चित्र बनाकर माने कि बाघ का रूप धारण करके नृत्य करते हैं, ठीक है। और यह जो है यह बाघा जो नाच होता है इसे हम लोग टाइगर नृत्य कहते हैं। इस बंकर में, सुबर्णपुर जिले में और जो गंजाम जिले हैं उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में यह मनाया जाता है। तो यह जो है मेनली चैत्र में मनाया जाता है। इस प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि मलाला यूसुफजई से पहले कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे? देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक सेट में पूछा जा चुका है, लेकिन देखिए यहाँ उस प्रश्न को दूसरे रूप में पूछा गया है। तो इसे आप ध्यान रखिए। यहाँ ऑप्शन देखिए विलियम लॉरेंस ब्रैग, फ्रेडरिक पासी, मैरी क्यूरी, जीन हेनरी ड्यूनेट। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 1 विलियम लॉरेंस ब्रैग। इन्हें जो है फिजिक्स के क्षेत्र में और यह जो है मात्र 25 साल के उम्र में जो है इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1915 में यह इन्हें दिया गया था। इन्हें जो है एक्सरे, इन्हें जो है आप देखेंगे तो एक्सरे स्पेक्ट्रा, एक्सरे विवर्तन और क्रिस्टल संरचना के साथ जो है इनके पिता जो थे सर विलियम हेनरी के साथ जो संयुक्त रूप से इनको यह दिया गया था और यह जो है बहुत कम उम्र में 25 साल में, जबकि मलाला यूसुफ को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था जिसमें इनके 17 वर्ष उम्र थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 1। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? यह प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। यह भारत के जो है प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने जो है स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्यों जो संघ का निर्माण हुआ, राज्यों के एकीकरण में इनका बहुत योगदान था। और इनका जो इतिहास में देखें तो जो बारदोली का सत्याग्रह जो हुआ था या बारदोली सत्याग्रह हुआ था, आंदोलन हुआ था, उससे कहीं आपको सत्याग्रह कहीं आंदोलन मिलेगा बारदोली का, यह जो है 1928 में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उसमें माना जाता है कि उस समय महिलाओं ने जो इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है कि नेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? ऑप्शन है ब्लैक क्रॉस, रेड क्रॉस, ब्लू क्रॉस और व्हाइट क्रॉस।
ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प 3 है। ब्लू क्रॉस इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है ब्लू क्रॉस है। ठीक है, यह उनके आजीवन उत्कृष्ट योगदान के लिए यह दिया जाता है इस खेल में। देखिए, भारतीय शूटर जो है अभिनव बिंद्रा दिसंबर 2018 में ब्लू क्रॉस का जो सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम जो है बाइबल रॉक रखा गया है? क्या रखा गया है? बाइबल रॉक रखा गया है। इस प्रश्न को देखिए, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? ऑप्शन है गोंगाला, नमुकुला, हसन, गिरिया, बटा, लेगला। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प 4 हो गया। जो बट्टा लेगला है, इसे यूरोप के लोगों के द्वारा जो है इसका नाम जो है बाइबल रॉक रखा गया है। यह केंद्रीय पहाड़ी और अर्नेक एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी यह विकसित है और यह कोलंबोस और कैंडी की सड़क पर अवस्थित है जो है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 4। किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? ऑप्शन है 74वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 91। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका विकल्प 3 हो गया। ठीक है, विकल्प 3 हो गया। अर्थात जो 91वें संविधान संशोधन है, इसके तहत जो है मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा, वो संख्या होगी या मंत्रियों की जो संख्या होगी, यह जो है सदन के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, अर्थात 15% तक है। और यह जो है 7 जुलाई 2014 से यह लागू है। ठीक है, 74वां जो संविधान संशोधन है यह नगरपालिका से संबंधित है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 86वां जो संविधान संशोधन है 2002 में, इसके तहत जो है अनुच्छेद 21 का आपको 45, 51 का जोड़ा गया और इसके तहत जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1989 में, इसके तहत जो है मतदान करने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो वर्तमान में यह है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में जो आयरनी किस की देवी है? उषा काल, वन, पवन और पृथ्वी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प 2 हो गया, वन। अर्थात ऋग्वैदिक काल में जो आयरनी है किस की देवी है? तो यह वन की देवी है और वन, जंगल और जंगली जीवों की सुरक्षा से संबंधित जो है यह देवी थी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखें, जो ऋग्वैदिक काल आई तो यहाँ आप ध्यान में रखें क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे कि जो इसमें जो देवताओं की बात आई तो उसमें हम चर्चा करते हैं। जैसे इंद्र को हम कहते हैं, तो इंद्र जो है इसमें सर्वशक्तिशाली थे और इसमें जो है युद्ध का नेतृत्व करते थे और तो इन्हें युद्ध का देवता कहा जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। मरुत जो है उस समय आंधी और तूफान के देवता थे और जो सूर्य थे उन्हें जो है जीवन देने वाला देवता के रूप में इनको जाना जाता था। तो इस प्रकार आप इनसे संबंधित भी और भी देवता के बारे में ध्यान रखें। मार्च 2019 में हुई मीटर कंपनी और किया मोटर्स कॉर्पोरेशन ने कैब एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म ओला में कितनी राशि की निवेश तय किया है? अर्थात ये करेंट के क्वेश्चन है। करेंट के क्वेश्चन को आप देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते आंसर को देखें और जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखें और क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझने का प्रयास करें क्योंकि क्वेश्चन समझना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन जब समझेंगे तब जाके जो है आप सही क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे और करंट के जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसे आप पहचान पाएंगे। तो इस प्रश्न के तहत ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कितनी राशि का निवेश करना तय किया गया? 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 200। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 1 हो गया, 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यह करंट से क्वेश्चन है और यह जो है आप देखेंगे कि 300 और यह दक्षिण कोरियाई जो हुंडई मोटर ग्रुप की फर्मों द्वारा सबसे बड़ा संयुक्त निवेश जो है ये माना गया जो है इसके तहत जो है। ठीक है, देखिए केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? दीर्घवृत्तीय इलिप्स, हार्मोनिज, गतिज और समांतर। देखिए ये इसको पहले भी हम बता चुके हैं, जब एक्सप्लेन में ही मैंने बताया था कि केपलर ने ग्रहों के जो गति है उसके गति के नियम से संबंधित इन्होंने जो है सिद्धांत दिया था और इसके तहत इन्होंने 3 नियम बताए थे। जो केपलर के नियम है 3 नियम, तो कहा जा रहा है कि इस नियम को प्रथम के नियम के रूप में जाना जाता है। तो यह दीर्घवृत्तीय, यहाँ जो उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 हो जाएगा। यह बताया जा रहा है कि जो सूर्य जो ग्रह है परिक्रमा करते हैं वह जो दीर्घवृत्तीय कक्ष में ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रथम नियम हो गया, तो यह होगा दीर्घवृत्त अर्थात इलिप्स। देखिए जो केपलर के 3 नियम है, प्रथम नियम जो है इनका जो है प्रथम नियम लॉ ऑर्बिट है जो कक्ष के नियम से संबंधित। दूसरा जो नियम है क्षेत्रफलीय जो चाल के नियम से संबंधित है, जो अगर ये हो रहा है तो क्षेत्रफल चाल से नियम से संबंधित। तीसरा जो है परिक्रमण, तीसरा जो नियम है इनका परिक्रमण काल से संबंधित है। तो जो प्रथम नियम है वो कक्ष किस कक्ष में भ्रमण करते हैं, तो यह दीर्घवृत्तीय हो गया।
बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तीस्ता, सुरमा, रायडेक, आयोत्री। तो यहाँ जो है इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 3 हो गया कि बांग्लादेश में जो है सुरमा जो नदी है, सुरमा नदी को हम बराक नदी के नाम से जानते हैं। सुरमा जो है यह मेघना नदी प्रणाली का एक हिस्सा है और यह तब शुरू होता है जब पूर्वोत्तर भारत में बराक नदी सुरमा और जो कुशियारा नदी के बांग्लादेश सीमा में विभाजित होती है। एक चीज़ और आप ध्यान रखें, यह तीस्ता जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और जो गंगा को जो है बांग्लादेश में पहुंचती है तो वहाँ हम पद्मा के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो उसे जो है जमुना कहा जाता है और जब यह दोनों नदी एक साथ मिलती है तो बांग्लादेश में उसे जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है जिसे किस राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 3 हो गया, अर्थात पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। देखिए, रविंद्र जो संगीत है लोकगीतों का एक समूह है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जो है यह है और इसके तहत जो है इसमें 3000 लगभग गीतों का संग्रह है जिसका जो है लोग जो है वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल के लोग जो त्योहारों विभिन्न अनुष्ठानों के दौरान जो है इनमें गाया जाता है। इनके जो गीत हैं वो मानवतावाद, संरचनावाद, आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान, रोमांस, उदासीनता, प्रतिबिंब, आधुनिकता आदि विषयों से संबंधित हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1912, 1922, 1925 और 1919। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 4 हो गया। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में की गई थी, अर्थात 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने जो सत्याग्रह का आह्वान भी किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 4 हो गया। जो रॉलेट एक्ट जो है 2019 में लागू किया गया था उसे काला कानून के नाम से जाता था। उसके तहत जो है बिना किसी गवाही, बिना किसी साक्ष्य के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है और देखिए 1919 की बात है तो इसी 2019 में ही जो है जलियांवाला कांड भी हुआ था, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। देखिए, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है नटवर सिंह, अवधंती राय, अमीश त्रिपाठी, शशि थरूर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प 3 हो गया, शशि थरूर के द्वारा जो है यह लिखा गया है और यह पुस्तक जो है मुख्य रूप से 2015 में यह प्रकाशित हुई थी और इसमें जो है ये कई क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। इसमें यह दिया गया है कि जो प्रौद्योगिकी से लेकर जो बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा आदि के लेकर जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं आदि इसमें ये शामिल किया गया है। तो इस प्रकार देखिए इस प्रश्न को पहचानिए और जो कुछ करेंट में जो इंपॉर्टेंट बुकें हैं वो और जो जीके के तहत जो पुरानी बुकें हैं उनको भी आप ध्यान में रखें क्योंकि उस तरह से ही संबंधित ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ जो है पीएच जो है इस पदार्थ का जो पीएच मान जो शून्य के सबसे करीब है? ऑप्शन है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बेकिंग सोडा, अमोनिया और शुद्ध पानी। देखिए जो पीएच का मान होता है आप देखेंगे इसे 0 से या 14 तक की गणना इसके तहत की जाती है, लेकिन जो 0 से 7 मान होता है 0 से 7 तक जो है हम के नीचे तक जो है अम्लीय माना जाता है और 7 से लेकर जो ऊपर होता है वो क्षारीय होते हैं। तो उसी की यह यहाँ पर यह चर्चा कर रहा है और उससे संबंधित ये प्रश्न पूछ रहा है कि यह पीएच जो मान शून्य के सबसे करीब है। तो ऑप्शन है आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 1 हो गया क्योंकि इसका जो मान होता है वो शून्य के करीब होता है, अर्थात यह शून्य के निकट होता है इसका मान जो है। वहीं जो है जब आप H2SO4 के देखेंगे जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका जो मान होता है 1 होता है। वहीं बेकिंग सोडा को देखेंगे यहाँ पर तो पूछा गया है तो इसका मान जो है 8.3 होता है, इसका जो है 8.3 होता है। वहीं अमोनिया का देखेंगे तो 11.5 से जो है 14 कुछ तक इसका मान होता है। शुद्ध पानी का मान जो 7 होता है, अर्थात यह उदासीन प्रवृत्ति का होता है। देखिए ये प्रश्न शुद्ध पानी को लेकर कई बार पूछे जा चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इस पीएच मान से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इसे आप जरूर ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे जो है कम विद्युत ऋणात्मकता है? देखिए ऑप्शन है आपका ओस्मियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन, टंगस्टन। तो यहाँ जो है जो दिए गए ऑप्शन है इसमें अगर ऑप्शन में देखें तो सबसे जो कम जो विद्युत ऋणात्मकता है वो फ्रांसियम की है। ठीक है, यह जो 0.7 करीब इसका मान होता है। देखिए विद्युत ऋणात्मकता पूछा जा रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है कि यह जो है यह तत्वों में जो है इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी बतलाता है कि यह इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए बहुत कम यह क्या करते हैं कि यह मेनली
यह परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता की मापन करते हैं। जो विद्युत ऋणात्मकता होता है यह माप करता है किसका, जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की कौन कितनी क्षमता रखता है उसकी ये माप करता है। तो उसमें जो उसके हिसाब से उसका मान निर्धारित होता है कि किसमें कम क्षमता है किसमें अधिक। तो इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ जो है आपका जो है ऑप्शन हो गया फॉसिजियम 0.7। वहीं अगर आप देखेंगे ओस्मियम का देखेंगे तो इसका तो 2.2 होता है, हाइड्रोजन का 2.2 होता है, टंगस्टन का जो है 2.36 होता है। अगर ऐसे देखें कि तत्वों में जो सबसे अधिक जो है होता है नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता तो वो होता है फ्लोरीन की, और सबसे जो कम होती है वो होती है सीजियम की। देखिए अगला प्रश्न है अष्टबाहु जो ऑक्टोपस अष्टबाहु जो ऑक्टोपस है संघ डैश का उदाहरण है। यह है शूलचर्मा, एफिनोडर्म, ड्यूटोरम और संधिपाद अर्थोपॉड मोलास्क। तो जो ऑक्टोपस होता है यह जो है मोलास्क संघ का जो है एक उदाहरण है। यह जो है मोलास्क संघ का यह उदाहरण है, और यह मोलास्क में जो है एक अकशेरुक है, ठीक है, और यह अकशेरुक है। यह 8 अंगों वाला मोलस्क है, एक तरह से आप कहें तो यह 2 आंखों और एक चोंच के साथ जो है मुंह में जो है यह 8 अंगों के केंद्र में जो है एक मुंह के रूप में यह उपस्थित होता है। तो इस प्रकार जो यह अष्टबाहु है यह मोलास्क संघ का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि 1967 में भारत के संविधान में जो राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था। ऑप्शन है, देखिए इस तरह के भी प्रश्न पहले सेट में पूछे जा चुके हैं। देखिए उसी टॉपिक को जो है कैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया है, तो इस चीज़ों को आप समझें और ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन है बंगाली, सिंधी, तेलुगु और तमिल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 2 हो गया। 1967 में जो सिंधी को जो है इसके तहत जो है शामिल किया गया था। जो मूल संविधान थी उसमें जो है 14 मूल भाषाएं थीं और को शामिल किया गया था, और उसमें धीरे धीरे जो इसमें वृद्धि की गई, और वर्तमान में कुल इसमें 22 भाषाओं को, जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाएं शामिल कर दी गई हैं, अर्थात कुल भाषाओं की संख्या जो है 22 हो गई। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितनी भाषाएं हैं, तो ध्यान रखेंगे कुल 22 भाषाएं हैं। और इसके तहत जो है 1967 में जो है सिंधी भाषा को इसके तहत जो है शामिल किया गया, और जो कुछ भाषाएँ हैं जैसे कोकनी है, मणिपुरी है, नेपाली है, उनको जो है 1952 में 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। फिर बोडो, डोंगरी और मैथिली, संथाली जो 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है उन्हें ये शामिल किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जीके जीएस का टोटल 25 जो प्रश्न होते हैं उसके सेट जो है यहाँ कंप्लीट हुए, और इसमें पूरा प्रयास किया गया कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनके आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है, उसको पूरा ध्यान में रखकर इसमें आपको बताया गया है। और इसे का जो है आप रिवीजन करें और अपने दोस्तों के बीच जो है इसे शेयर करें। और इसका सबसे बड़ी बात है कि आप इसका जो है जो एग्ज़ाम होने वाली है इससे जुड़कर आप बड़ी इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और यूज़फुल है। ठीक है, आगे हम फिर जो 2021 और 22 के सेट को भी देखेंगे, उससे आपको और पैटर्न की स्पष्टता आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए